बीबीसी पर एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसमें इंडिया रिलक्टेंट है F-35 खुद अमेरिका ऑफर कर रहा है कि आप लें हमसे, बट इंडिया रिलक्टेंट है। क्या उसकी एक वजह ये हो सकती है कि अभी उसे ये कंफर्म नहीं है कि वाकई यहाँ पे ना गिरे हों, और मैं पहले राफेल में भी बेइज्जती करवा चुका हूँ, अब F-35 लेके भी मेरे साथ वही हो जाए, और वो फिर वो ईरान जिसके पास कोई एयर फोर्स उस तरह से नहीं है, यहाँ तो वो सोचेगा तो उसको पता चल जाएगा। नहीं, ये तो अभी एक हफ्ता पुरानी बात है। F-35 जो आप कह रहे हैं कि ईरान डबल माइंडेड, इंडिया डबल माइंडेड तो नहीं हो गया कि वो खरीदेंगे ना खरीदें, लेकिन मैंने रिसर्च की थी कि इंडिया F-35 क्यों नहीं खरीद रहा अपने शौक में, कि यार जब इतना जबरदस्त पोर्टेंट जहाज आपको ऑफर हो रहा है तो आप क्यों नहीं खरीद क्यों नहीं ले रहे। वो इंडियन एयरफोर्स ने कैलकुलेट किया, उन्होंने कहा कि खरीदने में नंबर 1 महंगा जहाज है, दुनिया का सबसे महंगा जहाज है। ठीक है। दूसरी बात, मैंने कैलकुलेट किया कि इसकी जो पर आवर फ्यूल कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 30 लाख रुपए इंडियन है। ओके, पर आवर, हर घंटे एक सॉटी की जो कीमत है इसकी जहाज की 30 लाख रुपया है। सो द इंडियन थॉट के शायद उनकी एयरफोर्स इसलिए डबल माइंडेड है और वो नहीं खरीदे इसलिए खरीदा। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि ईरान के अंदर एक तो ईरानियन आर्मी है और एक है पासराने इनकलाब, इन दोनों के हेड्स को इजराइल ने एलिमिनेट किया और फिर ट्रांसफर ऑफ पावर जिस तरह से हुआ। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे इजराइल या अमेरिका भी इस जंग में अब आ जाता है, पासराने इनकलाब इस रिजीम को प्रोटेक्ट कर रही होगी जिसमें आयतुल्लाह खामनाई हैं, इन लोगों को, या ईरानी लोगों को प्रोटेक्ट कर रही होगी, और ये दो फोर्सेस साइड बाय साइड किस तरह रन करती हैं इस पूरी जंग के अंदर? ये बड़ी यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये मैंने भी पढ़ने की कोशिश की कि ये पासराने इनकलाब और आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, उनके स्पिरिचुअल बैकग्राउंड और लोगों का फेथ उनके होने की वजह से, और आयतुल्लाह ख़ुमैनी की इतनी स्ट्रगल या एक रिगार्ड इतना ऊंचा होने की वजह से उनका बहुत बड़ा रुतबा है, अल्टीमेट पावर तो उनके पास है। लेकिन मेरा ख्याल है ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो दुनिया में शायद कहीं भी प्रैक्टिस नहीं है। ये इनकी अपनी एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने अर्ज़ किया। तो ये मेरा ख्याल है कि जब लिबर्टी ऑफ एक्शन आपका इंडिपेंडेंट फोर्सेस के पास होता है, मेरी ज़ाती राय है, तो शायद वो बेहतर लड़ती है। इसके अंदर मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है, मिसजजमेंट भी हो सकती है, और पॉलिटिकल इक्विपमेंट और मिलिट्री इक्विपमेंट भी अपना अपना होता है। मैं मिलिट्री अगर स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और आप दो शायद मेरे डोमेन में उस तरह ना मास्टर होते हैं, मैं आपके शायद उस तरह ना कॉन्फिडेंस हो, मेरा नहीं कॉन्फिडेंस होगा। तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप आती है या स्पिरिचुअल लीडरशिप आती है, उसकी लिमिटेशन होती है अंडरस्टैंडिंग द मिलिट्री स्ट्रैटेजी, ठीक है, मिलिट्री अनफोल्ड। लेकिन देखना एक चीज पे यूनाइटेड है कौम, ये इररिस्पेक्टिव, मैं उसको जरूर ऐड करना चाहूंगा, चाहे वो आर्मी हो, चाहे पासराने इनकलाब हो, नेवी हो, एयर डिफेंस हो, मिसाइल सिस्टम हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो। देखिए एक बात याद रखिए, जब भी दुनिया में जंगें होती हैं, अब आप पाकिस्तान इंडिया का खुद ही ज़हन में ले आइएगा जब मैं बात करूंगा, जब भी दुनिया में जंग लड़ी जाती है, फर्स्ट द कॉज हैज टू बी जस्टिफाइड। ऐसे इफ द कॉज इज जस्टिफाइड देन द वॉर इज जस्टिफाइड, एंड इफ द वॉर इज जस्टिफाइड the armed forces or the military fighting machines capability and performance is also justified. और ये हमने देखा अभी, मैंने आपको पहले कहा हमारी कॉज भी जस्टिफाइड थी क्योंकि हम सर्वाइवल के लिए लड़े, हमने हमला नहीं किया था, हम अग्रेसर नहीं थे, हमने डिफेंस किया, सो हमारी कॉज जस्टिफाइड थी। जब कॉज जस्टिफाइड है तो आपकी वॉर जस्टिफाइड है, फिर आपकी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाक फिजा की परफॉर्मेंस और ओवरऑल पाक पहुंच, बिल्कुल ठीक है। तो ये जब भी कोई लड़ेगा, ये अगर कॉमन है तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी यूनिटी भी रहेगी और आपकी ऑब्वियसली जैसे तो इनके यहाँ ये चीज कॉमन है, ईरान की फोर्सेस जो पासराने इनकलाब दीगर जितने भी, अभी एक एलिमेंट है जो मैं कह रहा हूँ कि चैलेंजिंग है इसको मैनेज करना, और स्पेशली अब अगर अंदर आपके जासूस भी मिल गए हों तो यू डोंट नो किस हद तक आप मेरे साथ बैठे हैं, आपको नहीं पता मैं किसका जासूस हूँ, तो फिर कंफर्ट लेवल बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, इसको सबसे पहले नंबर 1 प्रायोरिटी पे इसको एलिमिनेट या स्कैन करना चाहिए, स्क्रीन करना चाहिए ईरानी भाइयों को कि कहां तक वो घुसे हुए हैं, मेरे घर में घुसे हुए हैं, बाहर हैं, किसी और जंगलों में छुपे हुए, कहां हैं, किस लेवल तक अंदर के दुश्मन को पहले हिट करना बहुत जरूरी है। इस सारी सूरत हाल में ऐसी कौन सी सिचुएशन आपको नजर आती है जिसमें अमेरिका बराह रास्त इस जंग में आ सकता है? इस वक्त वो इसराइल को सपोर्ट तो कर रहा है, जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्वीट कर रहे होते हैं, वो लगता है कि नेतन्याहू या तो लिख कर दे रहे हैं या वो उन्हीं के पास है, वही ट्वीट कर रहे हैं। अमेरिका इस जंग में बाकायदा तौर पर कब उतर सकता है? देखिए, पॉलिटिकल और एथिकल ग्राउंड्स पे उनको नहीं आना चाहिए की बात करो, क्योंकि पॉलिटिकल अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बयान दिए थे मैं जंगें बंद कराऊंगा जी, एक बात इसी पे इलेक्शन लड़ गया है, इसी लड़के से। और एथिकली जब दो लोग लड़ रहे हैं ऑलरेडी, बजाय उनको आप बंद कराने के, और जब आपका स्टैंड रहा है कि मैं बंद कराऊंगा, तो आप खुद कूद पड़े। और यहाँ तो रोज क्रेडिट लेते हैं, रोज नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने बैठ जाते हैं इधर हमें फायदा हो रहा है उस बयानबाजी का। पंजाबी की मिसाल है, छेड़ रख ली उन्होंने रोज छेड़ते।
तो दूसरी तरफ नहीं हो रहा। मेरा नहीं ख्याल कि जैसे मैंने कहा कि अगर वो आ जाते हैं मैदान में, कूद पड़ते हैं, तो उनको वैसे डैमेज होगा, क्योंकि रशिया और चाइना के पास एक जस्टिफिकेशन आ जाएगी, कूदने की नहीं आएगी बट ज़्यादा एक्टिव आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मैं आखिर में एक और इस सवाल के जवाब में एक और कंक्लूजन कहूँगा कि शायद ही दुनिया में कोई मुल्क है जो ईरान को न्यूक्लियर देखना चाहता है। ये भी मेरा एक और मानना भी है। कोई भी नहीं देखना चाहे, पॉसिबली वाई शुड, आप बताइए रशिया क्यों चाहेगा कि एक न्यूक्लियर और हो जाए? और चीन भी नहीं चाहेगा। चीन क्यों चाहेगा? वैसे डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। और वैसे ही डिस्कस करते हुए कौन सा मुल्क पाकिस्तान चाहेगा? नहीं, उस पर मैं नहीं कमेंट कर सकता, ज़ाहिर है नेबरिंग मुल्क है। मैं आई हैव लॉट रिस्पेक्ट फॉर इरानियंस एंड ब्रदर्स अक्रॉस। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि इस रीजन में क्यों मिडल ईस्ट के मुल्क ऑल आउट सपोर्ट करते हैं। अब वो तो इसलिए कि वो नहीं चाहते कि ईरान किसी सूरत स्ट्रेंथन हो। पॉसिबिलिटी ये है कि शायद लुक द अदर साइड, क्योंकि ईरानियन रजीम गवर्नमेंट इशू नहीं है इस वक्त, सिर्फ न्यूक्लियर टारगेट है। न्यूक्लियर टारगेट। अगर ईरान कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ईरान जो अमेरिकन बेसिस हैं यहाँ पर इराक में या इस खित्ते के अंदर, उन्हें हिट कर सकता है? इज देयर एनी सिचुएशन? देखिए, अगर वो सिचुएशन नहीं है, बट अगर वो करें मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ। और वो अगर वो करें तो ईरान के लिए कीमत बढ़ जाएगी जंग की, और अमेरिका के पास एथिकल जस्टिफिकेशन आ जाएगी। तो ईरान को नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में जितनी उनकी वॉर फाइटिंग स्टेमिना है, मैं शुरू से आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वॉर फाइटिंग स्टेमिना डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल ठीक। मैं 6 लोगों से लड़ सकता हूँ या एक से ही मैं अच्छा तरह लड़ सकता हूँ, अच्छी तरह 3 से इकट्ठा नहीं लड़ सकता। तो मेरा ख्याल है, जो मुझे नॉलेज है ईरान की फोर्स का, उनकी कंपटीशन का, उनके फोर्स गोल का, उनकी स्ट्रेंथ का, उनके वॉर स्टैमिना का, जितना मुझे पता है, मेरा नहीं ख्याल ईरान अफोर्ड कर सकता है। और मैं नहीं समझता कि उसे चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ छोटे नेबरिंग अरब मुल्क पे हमला नहीं कर रहे, आप यूएस पे हमला कर रहे हैं। तो यूएस के पास तो ऑल एथिकल हो जाएगी ना। देन दे विल से कि स्काई इज द लिमिट, और फिर वो पूरी फोर्स से आएंगे। फिर वो कहेंगे जी हम पे हमला हुआ ना, तो दुनिया अब कह नहीं सकेगी उनको कि देखिए आप ज्यादती कर रहे हैं। या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोई गुंजाइश है? Possibility. इसराइल करे, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली, और ये हो सकता है। ये दुनिया करती आई है, बहुत अरसे से करती आई है। फॉल्स फ्लैग हो सकता है, आप किसी शिप पे अटैक करवा दें ईरान की तरफ से, ईरान के नाम पर करवा दें, किसी सी में समंदर पे बोट को सिंक करवा दें, समथिंग लाइक दैट। उस केस में फिर ईरान क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, दैट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द वॉर। एवरीथिंग इज जस्टिफाइड इन ऑफ वॉर। कोर्स, मैं जस्टिफाइड नहीं मैं कह रहा, पॉसिबल। पॉसिबल। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर ऐसा होता है किसी भी सिनेरियो में, ईरान हिट करता है किसी बेस पर या फॉल्स फ्लैग के नतीजे में अमेरिका इस जंग में आता है, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने का खदशा होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि ओवरऑल तो मैं हमेशा ही हर दोस्त सोचता हूँ कि अब दुनिया बड़ी महजब हो गई है। पहले 2008 में गाजा में जो कुछ हुआ, फलस्तीनियों को मारा गया, जो फाइटर जहाज थे वो 2-2 टन के बॉम्ब ले जाते थे उस जमाने में, अब 7-7 टन के बॉम्ब ले जाते हैं। 2025 में भी वही हुआ। फिर मेरा ऐसे जो वाकयात होते हैं दुनिया में, उससे मेरा ख्याल ईमान उठ जाता है कि नहीं, दुनिया महजब नहीं हुई। माइट इज राइट बचपन में पढ़ा था, वो आज भी वैलिड है। कपड़े अच्छे पहन लिए, अंदर से वही है, अंदर से वही है। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि फिर शायद अगर ज़्यादा एस्केलेट होती है तो सोवियत रशिया या चाइना सिर्फ मीडिएशन के सेंस में पॉसिबली आ जाए। लेकिन अभी आप देख लें, जिस तरह उनसे तवक्कुआत थी मुझे, जितनी इनकी मिलिट्री एग्रीमेंट है आपस में जो मैंने पढ़े हैं, उसके हिसाब से उनको आना चाहिए था। आना मतलब फिजिकल ना भी आए, हेल्प तो करना चाहिए था, वो नहीं किया उन्होंने। जिस तरह अमेरिका पॉलिटिकल दे रहा है, मॉरल दे रहा है, मिलिट्री दे रहा है, ट्वीट दे रहा है, सब कुछ तो फेवर में चल रहा है। अगर अमेरिका आता है और चीन या रूस मीडिएशन के लिए आते हैं, तो फिर तो वर्ल्ड वॉर तो वो नहीं होगी, वो तो जी पॉसिबिलिटी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इससे ज्यादा एस्केलेट होती है तो इंस्टेड ऑफ वर्ल्ड वॉर, मुझे लगता है कि फिर मीडिएशन लेवल पे और ज्यादा एस्केलेट हो जाए। लेकिन वो रशियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात हुई तो उन्होंने तो व्लादिमीर पुतिन से कहा कि पहले यूक्रेन वाला मसला हल करें, आप फिर इस तरफ आइएगा। सारे यही चाह रहे हैं ना कि जब तक हम न्यूक्लियर के प्लांट इसका नहीं एलिमिनेट करते, लुक द अदर साइड। ओके, इस तरफ देखना भी नहीं है, बाद में देखें। अच्छा, चाइनीज प्रेसिडेंट ने एक बयान में एक तो दोनों मुल्कों को डीएस्केलेट करने का कहा, और एक बयान में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि इन्हें नहीं आना चाहिए, और रशियन वजारत खारजा ने भी कहा वरना ये न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन होगी। तो आपको क्या लगता है कि किसी सूरत में चीन और रूस इकट्ठे जंग रुकवाने के लिए आ सकते हैं, या वो ऐसी कोई मिलिट्री हेल्प करें ईरान को, आइदर वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, वो जहाज हो, वो कुछ ऐसा फराहम कर सकते हैं? देखिए, ये कोई वो नहीं होता कि ये कोई समझे कैसेट प्लेयर या म्यूजिक सिस्टम नहीं होता कि मैंने आज आपको दिया, आपने बटन दबाया तो म्यूजिक आना शुरू हो गया। ये वेपन्स ट्रेनिंग मांगते हैं, ये इंडक्शन मांगते हैं, ये इंटीग्रेशन मांगते हैं, फिर उस इंटीग्रेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट मांगते हैं। आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए, आपको वॉर सिनेरियो के इसको इंटीग्रेट करना होता है। पाकिस्तान ने कैसा किया, जो 10 तारीख को जो की और 7 तारीख को जो जहाज मारे, तो उसमें रिफ्यूलर भी थे, उसमें हमारे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग भी थे, जैमर्स भी थे, फाइटर जहाज भी थे, सरफेस टू एयर मिसाइल भी थे, इंटीग्रेटेड थे। ये नहीं होता कि आज आपको मैं भेज रहा हूँ सरफेस टू एयर तो कल से ये फायर करना शुरू कर। तो इस सूरत में तो नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल इतने शॉर्ट नोटिस पे ये कोई मिलिट्री की ऐसी हेल्प कर सकते हैं जो जंग का पासा पलट। ठीक है, इतने शॉर्ट होता नहीं है। ईरान के दोस्त
कौन है जो इस वक्त उसको हेल्प आउट कर रहे हैं? 3H तो है ही, हिजबुल्लाह, हमास और हूसी, उनकी जो सिचुएशन पिछले 2 साल में हुई वो भी देख, वो तो है ही। इसके अलावा कौन है जो ईरान को हेल्प आउट मेरा कर ख्याल रहा है? ईरान भी अपने आप से यही पूछ रहा होगा जो आप मेरे से पूछ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इस सारी सिचुएशन में हम जरा इसको थोड़ा वाइंड अप करें, समेटें, तो इंडिया वो चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा था, और दूसरी तरफ हमने अभी डिस्कस किया कि इंडियन जो खुफिया एजेंट्स हैं वो मोसाद को वहाँ हेल्प आउट कर रहे हैं, और इंडिया सपोर्ट करने चला गया इसराइल को। वैसे भी वो बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि वो एक टीमू वर्जन है नेतन्याहू के। तो मुझे ये बताएं कि इस जंग के बाद या इसके दौरान भी इंडिया ज़्यादा नुकसान में होगा या ईरान? इन दोनों के आपसी जो ताल्लुकात हैं इस सिचुएशन में, एक पिक्चर में आप इंडिया को कहाँ देखते हैं? मैं आपको आपके पिछले सवाल से लिंक कर लेता हूँ, जो आपने पिछले कहा कि इंडिया के दोस्त कौन से, मैं उनकी बात कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ। ठीक है। देखिए, ज़्यादातर ईरान ने रिलाई किया था एक इराक पर, रशिया और चाइना तो हमने पहले बात कर ली, बिल्कुल ठीक है। उनकी तो है ही है, एक इराक पर और एक हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने क्या बयान दे दिए हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर क्या बात की है, उनका इंक्लिनेशन किस तरफ है, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। ठीक। इराक खामोश है, ऑलमोस्ट साइलेंट है, कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रही, सिर्फ ये कहा कि एयर स्पेस हम बंद कर देंगे, और कहा नहीं ना, वेस्ट को और इसराइल को कहा कि देखें हमारी एयर स्पेस ना इस्तेमाल करें, कहने किया, और उनके पास कैपेसिटी भी तो नहीं। मेरा ख्याल है जब भी जंग बंद हो, तो जो मैंने पहले सवाल किया था कि ईरान खुद भी आजकल सोच रहा होगा, ईरान को जंग के बाद भी सोचना चाहिए कि उसने कैसे दोस्त चुने थे, और जो चुने थे फिर उनसे भी सवाल पूछना चाहिए कि हमने तुम्हें कैसे चुना।